हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ 2019 का। देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में आपके कितने क्वेश्चंस ठीक रहते हैं। इससे पहले मैं आपके 2020, 21 और 22 के क्वेश्चन पेपर करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर आपको वो क्लास मिल जाएगी, आप उसको वहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न है, जा वर्ण का उच्चारण स्थान है। क्लास होने के बाद ज़रूर बताइएगा कि किसका कितना स्कोर रहा आज की संस्कृत के पेपर में। जा वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु, दंत, ओष्ठ या फिर कंठ। तो जा वर्ण इचु यशानाम तालु, चावर का क्या रहता है तालु, अर्थात आपका जो जा का उच्चारण रहेगा वो क्या रहेगा तालु, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है। आजीवनम में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास। तो आजीवनम में हमें प्रथम पद उपसर्ग यानी कि अव्यय मिल रहा है, और जिस समास में प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है वो होता है हमारा अव्ययी भाव समास। द्विगु समास में हमारा प्रथम पद संख्यावाची रहता है। बहुब्रीहि समास में हमारा कोई अन्य पद प्रधान मिलेगा, और कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण और जो उत्तर पद होता है वो विशेष्य होता है। नेक्स्ट है अगच्छत रूप है प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का, प्रथम पुरुष एवं मध्यम पुरुष का। तो अगच्छत यानी कि आ लगा हुआ है, सीधी सी बात कौन सा लकार होगा हमारा? लंग लकार होगा, यानी कि भूतकाल। लंग लकार के रूप कैसे चलते? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत। अब आपका जो अगच्छत है यानी कि अपठत जैसा है, बस अंतर क्या है? प्रथम पुरुष के एक वचन में हलंत आती है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत नहीं आती है, सिर्फ इतना सा अंतर है। तो याद रखना जो अगच्छत रूप रहेगा जो यहाँ पर दिया है ये किसका हो जाएगा? प्रथम पुरुष एक वचन का। साथ साथ वचन भी इसका लिख लो तो आपको याद रहेगा ये प्रथम पुरुष एक वचन का है। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, सर्वनाम शब्द है पुस्तकम, अरण्यम, सर्वेषु या फिर अश्वम। तो देखो पुस्तक क्या है? संज्ञा है। पुस्तक क्या है? संज्ञा है। अरण्यम भी वन होता है, जंगल को अरण्य कहते हैं, ये भी संज्ञा है। अश्व भी संज्ञा है। क्या बचा? सर्वेषु बचा हमारा सर्वनाम शब्द। नेक्स्ट है नद्यः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है षष्ठी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति या तृतीय विभक्ति। तो नद्यः शब्द में हमारी षष्ठी विभक्ति है। कौन सा वचन है? ये षष्ठी का एक वचन है, और साथ साथ ये आपका पंचमी का एक वचन भी। अगर यहाँ पंचमी ऑप्शन भी होता तो षष्ठी और पंचमी दोनों ही ठीक हो जाते। नद्यः ये शब्द षष्ठी और पंचमी दोनों का ही एक वचन है। अगला प्रश्न है आपका, दीर्घ संधि का सूत्र बताइए। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। अगला प्रश्न है, सह, साकम, समम, सार्धम शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तो इनके योग में हम कौन सी विभक्ति प्रयोग करते हैं? इसमें हम करते हैं तृतीया विभक्ति, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? तृतीया विभक्ति। अगला है, न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरः। न्यायात पथा यानी कि धैर्य पुरुष जो न्याय के मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं वो उस न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी उनके सामने लोभ लालच कुछ भी दिया जाए, लेकिन वो हमेशा क्या करेंगे? उस पथ पर चलते रहेंगे, कभी वहाँ से विचलित नहीं होंगे। ठीक है, तृतीया यहाँ पर क्लियर अगर नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा से लिख देती हूँ, तृतीया। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, 21 संख्या को संस्कृत में लिखेंगे। 21 यानी कि 21, और क्या बन जाएगी? एक विंशति, एक विंशति। अगला आपका प्रश्न है, सप्ताध्यायी में कौन सा समास प्रयुक्त हो रहा है? सप्ताध्यायी 7 अध्यायों का समूह। कौन सा समास रहेगा हमारा? द्विगु समास। ठीक है, क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची है, और प्रथम पद जब संख्यावाची होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है, अस्मद शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखो। तो अस्मद का द्वितीय विभक्ति एक वचन होता है हमारा माम, द्विवचन होता है आवाम, और बहुवचन होता है असमान। ठीक है, माम, आवाम, असमान, ये रहेंगे आपके तीनों वचन के रूप।
अगला प्रश्न है गम धातु का लिट लकार का रूप लिखिए। तो गम धातु का लिट लकार का रूप मैंने नीचे लिखा हुआ है। गमिष्यति गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यता गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा। क्लियर हो गया होगा आपको। अगला आपका प्रश्न क्या है, यहाँ पर श्लोक दिया है, इसका अर्थ आपको बताना है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम त्रीणि, त्रीणि है यहाँ पर, यानी कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषित यानी कि अच्छे वचन। मूढ़े यानी कि मूर्ख लोग। पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर मैंने लिख भी दिया है। पृथ्वी पर 3 रत्न जल, अन्न और अच्छे वचन हैं, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को ही रत्न की संज्ञा देते हैं, या उस पत्थर के टुकड़े को ही रत्न समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में सस्वर पाठन की उपयोगिता बताइए। तो आप इसमें अपने हिसाब से पॉइंट लिख सकते हैं कि सस्वर वाचन का जो उपयोग करते हैं हम छात्रों की झिझक, हिचकिचाहट, संकोच को दूर करने के लिए करते हैं। अगला लिख सकते हैं कि छात्रों में शुद्ध उच्चारण, छात्रों को शुद्ध उच्चारण कराने के लिए या उनके शुद्ध उच्चारण को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर प्रयोग करेंगे। लिपि के जो नियम हैं उनका ज्ञान कराने के लिए या व्याकरण का ज्ञान कराने के लिए भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं कि विराम चिन्हों का सही उपयोग कराने की क्षमता विकसित करने के लिए भी हम सस्वर पठन का प्रयोग करते हैं। उचित आरोह अवरोह की क्षमता विकसित करने के लिए, लय स्वर का ध्यान बच्चे रखें, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? सस्वर पाठन का यूज़ करेंगे। ठीक है, भाव ग्रहण करना भी ऐड कर सकते हो। ये काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इनको आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 से 20 तक के संख्यावाचक शब्दों का संस्कृत में लिखिए। तो 17 की संस्कृत हो जाएगी सप्तदश। उसके बाद 18 आएगी तो 18 की संस्कृत हो जाएगी अष्टादश। उसके बाद आपका 19 आएगी तो 19 का संस्कृत हो जाएगा नवदश, या एकोनविंशति भी कर सकते हो, और 20 की संस्कृत हो जाएगी विंशति। अगला है आपका कबूतर, परवल, जामुन, कटहल, तोता, गिलहरी, इनके क्या करने हैं? संस्कृत में नाम लिखने हैं। तो एक एक करके मैं सबका लिखती हुई चलती हूँ। कबूतर को हम कहते हैं कपोता, कबूतर की संस्कृत हो जाएगी कपोता। इसके बाद परवल आया था, परवल की संस्कृत हो जाएगी पटोला। जामुन आया था, जामुन की संस्कृत हो जाएगी जम्बू फलम, जम्बू फलम। नेक्स्ट आपका आया था कटहल, कटहल की संस्कृत हो जाती है पनसा, पनसा बोलते हैं कटहल को, ध्यान रखना। और नेक्स्ट आपका आया था तोता और गिलहरी। तो तोता को हम बोलते हैं शुकहा और गिलहरी को हम बोलते हैं चिक्रोडा। ठीक है, ये इन सभी के देखो संस्कृत में अगर आपको नाम याद नहीं है तो फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स अगर आपके पास कहीं पड़े हैं, कहीं बुक से या कहीं भी मिल जाए, तो उन नाम को एक बार रिवाइज कर लेना। अगला आपका क्या था? अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग उदाहरण सहित लिखो। तो आप लिख सकते हैं अपादान कारक का प्रयोग अलग होने के अर्थ में हम करते हैं। यहाँ पंचमी विभक्ति रहती है, एक आध आप अनुवाद कर सकते हैं, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर आपका आने ही वाला है अनुवाद, तो यही मैं आपको बता दूंगी। और भी आप लिख सकते हो वृक्ष से फल गिरता है, राम घर से विद्यालय आता है, या राम घर से आता है तो घर से अलग हो रहा है, वहाँ पर भी हमारा क्या रहेगा? अपादान कारक रहेगा। चलिए फटाफट से मैं आपको यहाँ अनुवाद करा देती हूँ। पहला है आपका कि तुम सब कहाँ जाते हो। तो तुम सब कहाँ जाते हो का क्या रहेगा? तुम सब के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं संस्कृत में? तुम सब के लिए प्रयोग करते हैं यूयम। तो तुम सब की संस्कृत क्या हो जाएगी? यूयम। कहाँ जाते हो, कहाँ के लिए हम प्रयोग करते हैं कुत्र। तो यूयम कुत्र। अब जाते हो तो यूयम किसका है? प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो जाते हो की संस्कृत भी हम क्या? गम धातु होती है। गम धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होता है? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। सॉरी, मध्यम पुरुष में हमें जाना है तो क्या रहेगा? प्रथम पुरुष एक वचन
गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति मध्यम पुरुष में आएंगे। गच्छसि, गच्छता, गच्छत। तो यहाँ पर क्या, ये जो तुम सब है ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो तुम सब के साथ मध्यम पुरुष की बहुवचन की क्रिया आ जाएगी यूयम कुत्र गच्छत। गच्छथ था थर्मस है, ठीक है। यूयम कुत्र गच्छत, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अगला है राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए। राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए। साथ जाने में कौन सी विभक्ति यूज करते हैं, तृतीया विभक्ति। राम के साथ गए हैं ना, तो राम में तृतीया हो जाएगी, यानी कि रामेण। रामेण सह, लक्ष्मण का लक्ष्मण ही रहेगा, बस लक्ष्मण का प्रथमा एक वचन लगा दो। रामेण सह लक्ष्मणः वनम, और जाने की गए, गए यहाँ पर कौन से उसका है, गए यहाँ पर है आपका भूतकाल का, और भूतकाल में गच्छत गम धातु के रूप कैसे चलते हैं, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगच्छत। तो रामेण सह लक्ष्मणः वनम अगच्छत। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है सूर्य को नमस्कार। तो सूर्य को नमस्कार डायरेक्ट बन जाएगा हमारा, सूर्य को जब नमन करते हैं वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगानी होती है, तो सूर्याय नमः। नेक्स्ट है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष हमारा क्या है, वृक्ष तो एक ही है, पर पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो वृक्ष का पंचमी एक वचन क्या हो जाएगा, वृक्षात। तो यहाँ पर हम लगाएंगे वृक्षात। पत्ते गिर रहे हैं, एक पत्ता तो है नहीं, कई सारे पत्ते हैं, यानी कि पत्ते की बहुवचन। तो फल का एक वचन क्या होता है प्रथमा में, फलम फले फलानी। द्वितीय विभक्ति में क्या हो जाएगा, फलम फले फलानी, सेम ही रहता है, वैसे ही पत्ते का चलेगा। पत्रम पत्रे पत्राणी, बहुवचन लेना है तो हम क्या लेंगे, पत्राणी। तो वृक्षात पत्राणी। अब पत्ते गिर रहे हैं, कई सारे पत्ते हैं, तो सीधी सी बात है क्रिया भी क्या आएगी, बहुवचन की आएगी। तो क्या बन जाएगा, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। क्लियर है ना, इस तरीके से आपके ये रूप बनेंगे। चलिए उम्मीद करती हूँ सभी के सभी क्वेश्चन सही गए होंगे, और सबके 25 आउट ऑफ 25 रहे होंगे। और अगर नहीं भी रहे तो 20+ तो बहुत सारे बच्चों के रहे होंगे इस क्वेश्चन पेपर में। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आपके अगले प्रश्न पत्र के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।